दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख के रियासी अटैक, दिल्ली सर्वाइवर रिकॉल्स हाइडिंग हिज चिल्ड्रंस अंडर बस सीट एज बुलेट्स वर्ड फायर्ड के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के प्रशासन खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारत में आतंकवाद की जड़ें ऐतिहासिक रूप से काफी गहरी हैं। देश के विभाजन के बाद से ही भारत को आतंकवाद का सामना करना पड़ा है। 1980 और 1990 के दशकों में पंजाब में खालिस्तानी आंदोलन, 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां और हाल के वर्षों में नक्सलवाद भारत में आतंकवाद की विभिन्न घटनाओं के उदाहरण हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटना ने एक बार फिर से देशवासियों को उद्वेलित कर दिया है। बीते दिनों आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में एक 53 सीटों वाली बस पर गोलाबारी की, जिसमें 9 लोग मारे गए और 41 घायल हो गए। यह बस शिव खोरी मंदिर से कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर की ओर जा रही थी। इस भयावह दुर्घटना ने देश में आतंकवाद पर नियंत्रण की स्थिति को लेकर फिर से सवाल खड़ा किया है। इस आर्टिकल में हम भारत में आतंकवाद के विभिन्न पहलुओं, इसके कारणों, प्रभावों और समाधान पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आतंकवाद का अर्थ अथवा इसकी परिभाषा क्या है। सामान्यतः आतंकवाद का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा अपनी राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसा या हिंसा का खतरा उत्पन्न करना। यह हिंसा आमतौर पर निर्दोष नागरिकों, सार्वजनिक स्थलों या सरकारी संस्थानों को लक्ष्य बनाती है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार आतंकवाद किसी भी ऐसे कार्य को संदर्भित करता है जिसे उद्देश्यपूर्वक मौत या गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने के इरादे से गैर लड़ाकू नागरिकों या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंक फैलाने के लिए अंजाम दिया जाता है। वहीं अगर भारतीय कानून के तहत आतंकवाद की दी गई परिभाषा की बात करें तो कोई भी कार्य जो भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता के खिलाफ हो और जिसे सरकार को बाधित करने, डराने या आतंक फैलाने के उद्देश्य से अंजाम दिया गया हो, आतंकवाद के अंतर्गत आता है। लेकिन सवाल ये है कि आतंकवाद के बढ़ने के पीछे कौन से कारण जिम्मेदार हैं? आतंकवाद के कारण जटिल और विविध हैं, जिनमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारक शामिल हैं। आतंकवाद के विभिन्न कारणों को समझने के लिए इन सभी पहलुओं का विश्लेषण करना आवश्यक है। कई बार राजनीतिक असंतोष और अस्थिरता आतंकवाद का प्रमुख कारण होते हैं। लोग जब अपने राजनीतिक अधिकारों और प्रतिनिधित्व से वंचित महसूस करते हैं तो वे आतंकवादी गतिविधियों का सहारा ले सकते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विवाद भी आतंकवाद का प्रमुख कारण है। मसलन भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पर अधिकार करने के लिए पड़ोसी देश पाकिस्तान में कई आतंकी संगठन सक्रिय हैं। इसी तरह धार्मिक कट्टरपंथ और उग्रवाद भी आतंकवाद का एक प्रमुख कारण है। धर्म के नाम पर हिंसा फैलाने वाले संगठन अपनी विचारधारा को थोपने के लिए आतंकवादी गतिविधियों का सहारा लेते हैं। धर्म के नाम पर आतंक सबसे प्रचलित आतंकी हिंसा का स्वरूप है। भारत में कई स्थान पर लोग जाति अथवा धर्म के नाम पर हुई आतंकी घटनाओं का शिकार हुए हैं। मसलन तालिबान और खालिस्तान आंदोलन धर्म के नाम पर ही बने आतंकी संगठन हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक असमानता, गरीबी और बेरोजगारी आतंकवाद के प्रमुख कारणों में से एक है। आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लोग आतंकवादी संगठनों के बहकावे में आ सकते हैं। संसाधनों की कमी और इनका असमान वितरण आतंकवाद को बढ़ावा दे सकता है। आर्थिक विकास की असमानता और क्षेत्रों के बीच विकास के अंतर से भी आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। हालांकि आतंकवाद का एक अन्य कारण लोगों में अपने संगठन के प्रति डर स्थापित करना और शक्ति का प्रदर्शन करना भी है। लेकिन सवाल है कि भारत में आतंकवाद की स्थिति क्या है? भारत के अलग अलग क्षेत्रों में आतंकवाद के अलग अलग स्वरूप मौजूद हैं। कहीं धार्मिक आतंकवाद, कहीं नक्सलवाद तो कहीं उग्रवाद के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में आतंकी घटनाएं होती रहती हैं। भारत में आतंकवाद का प्रमुख केंद्र बिंदु जम्मू कश्मीर है, जहां अधिकांश आतंकवादी समूह सक्रिय हैं। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा,
और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों ने यहाँ अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठनों के अधिक सक्रिय होने का एक कारण इसकी भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति भी है। चूंकि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की सीमा पर स्थित है, इस वजह से यहाँ आतंकी संगठनों को पाकिस्तान से अप्रत्यक्ष समर्थन मिल जाता है। इसके अलावा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में इन संगठनों को आतंकी कार्रवाई करने और छुपने की जगह भी मिल जाती है, जिससे यहाँ कड़े सुरक्षा मापदंडों के बावजूद आतंकी घटनाएं होती रहती हैं। इसके अतिरिक्त भारत में नक्सलवाद रूपी आतंक की स्थिति भी गंभीर है। नक्सलवाद का उद्भव वामपंथी विचारधारा से हुआ और यह मुख्यतः मध्य और पूर्वी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय है। यह आंदोलन भूमि, मजदूर अधिकारों और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर केंद्रित है। वहीं अगर उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो उधर के राज्यों में उग्रवादी समूहों की गतिविधियां भी आतंकवाद का एक प्रमुख रूप है। इन समूहों का उद्देश्य क्षेत्रीय स्वायत्तता या स्वतंत्रता प्राप्त करना है। कुछ दिन पहले मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हुआ संघर्ष इसका उदाहरण है। इसी तरह दक्षिण भारतीय राज्यों में भी कुछ आतंकी संगठन सक्रिय हैं, जैसे कि लिट्टे, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मृत्यु में भी शामिल था। बता दें कि लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम का संक्षिप्त रूप है। आइए अब चर्चा करते हैं कि आतंकवाद का प्रभाव क्या होता है। आतंकवाद का प्रभाव व्यापक और गंभीर होता है, जो समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इसका प्रभाव व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर होता है। आतंकवादी हमलों में अनगिनत निर्दोष लोग मारे जाते हैं और घायल होते हैं। इससे मानव संसाधन की बड़ी हानि होती है। आतंकवादी हमलों के बाद बचे लोग गहरे मानसिक और भावनात्मक आघात से पीड़ित होते हैं। आतंकवादी हमले से बचे लोगों में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD, अवसाद और भय जैसी समस्याएं आम होती हैं। आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित स्थान और देश को आर्थिक नुकसान भी होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापार और पर्यटन पर आतंकी घटनाओं का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 21 अप्रैल 2019 में ईस्टर के दौरान श्रीलंका के 3 चर्च और 3 लग्जरी होटल में बम विस्फोट किया गया था। इसके बाद श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री में व्यापक गिरावट आई थी, जिससे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई थी। आतंकवाद से समाज में भय और असुरक्षा का माहौल बनता है, जिससे सामाजिक अस्थिरता बढ़ती है। 16 दिसंबर 2014 को पाकिस्तान के पेशावर में एक सैनिक स्कूल में हुए आतंकी हमले में कई बच्चों की जान चली गई थी। जब किसी देश में ऐसी दुर्घटना होती है तो यह आसपास के हर स्थान के लोगों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न करती है। आतंकवाद देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा होता है। इससे देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही दो देशों के पारस्परिक संबंध पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। या यूं कहे कि यदि कोई देश किसी आतंकी संगठन को शरण प्रदान करता है या किसी प्रकार की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहायता प्रदान करता है और वह आतंकी संगठन किसी देश पर हमला कर देता है, तो दोनों देशों के बीच संबंध खराब हो जाते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि भारत में आतंकवाद के खिलाफ कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। आतंकवाद और आतंकी घटनाओं को रोकने में सुरक्षा एजेंसियां प्रमुख भूमिका निभाती हैं। भारत में अनेक सुरक्षा एजेंसियां जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF और अन्य पुलिस बल आतंकवाद के खिलाफ सक्रिय हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RAW भी आतंकवादी गतिविधियों की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कई बड़े कानून भी पारित किए हैं। आतंकवाद निरोधक अधिनियम यानी पोटा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA जैसे कानूनों का निर्माण और संशोधन किया गया है। इसके अलावा आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है। इसका उद्देश्य प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को मुख्य धारा में लाना और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। साथ ही भारत ने अपनी विदेश नीति में भी आतंकवाद विरोधी नियमों को शामिल किया है और आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठाई है। भारत ने अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के साथ आतंकवाद निरोधक सहयोग बढ़ाया है। तो चलिए ऐसे में देखते हैं कि आगे की राह क्या हो। आतंकवाद भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है, जिसका समाधान कई मोर्चों पर प्रयासों की मांग करता है। केवल सतर्कता और सामूहिक प्रयासों से ही हम आतंकवाद को समाप्त कर एक सुरक्षित और समृद्ध भारत की स्थापना कर सकते हैं। इसके लिए विविध स्तरों पर सरकार और लोगों के संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है।
जैसे लोगों में शिक्षा और जागरूकता फैलाकर आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा खड़ा किया जा सकता है। शिक्षा से लोगों में सोचने की क्षमता बढ़ेगी और वे आतंकवाद के खतरों को समझ सकेंगे। इसके अतिरिक्त समावेशी विकास के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को कम किया जा सकता है, जिससे आतंकवाद की जड़ें कमजोर होंगी। कानून और व्यवस्था, शिक्षा, आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से ही हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में प्रत्येक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है और हमें मिलकर इस चुनौती का सामना करना होगा। चूंकि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, इसलिए इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी महत्वपूर्ण है। इसलिए विश्व के सभी देशों को मिलकर आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति बनानी चाहिए और साथ ही आतंकवाद को रोकने के लिए कठोर नियम कानून बनाने चाहिए, जिससे वैश्विक स्तर पर इस समस्या को समाप्त किया जा सके। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। आतंकवाद और उग्रवाद में अंतर को स्पष्ट करें और भारत में उग्रवाद के प्रमुख कारणों पर विस्तार से चर्चा करें। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।